हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपकी 20 मई 2023 को डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा संपन्न हुई। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आज हम इसकी जो है आंसर की देखने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जो डीएलएड एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड में वो 2.5 घंटे का होता है, जिसमें कि पूर्णांक आपको टोटल मार्क्स 200 दिए गए होते हैं। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन के हम आंसर की देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मैच करा लेना कि आपने कौन सा आंसर टिक लगाया था, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के अनुसार ही उसको मैच कराएं। तो अभी सेट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 151 से हमारे 200 तक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जिनको कि हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से उसी कक्षा में बैठने के लिए कौन समझा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक या फिर छात्र संघ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षक परामर्श द्वारा। तो देखिए, ये आपकी स्कूल की बात है और इसको शिक्षक ही सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप डिसिप्लिन कैसे वहाँ पर लागू करेंगे। उन्हें जिम्मेदारियाँ देकर, उन्हें आचरण के नियमों की जानकारी देकर, उन्हें विद्यालय से निकालकर या फिर उनसे नियमों का पालन करवाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें जिम्मेदारियाँ देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। विद्यार्थी सबसे अच्छा कब सीखते हैं? सुनकर, पढ़कर, करके या फिर देखकर। सबसे अच्छा बच्चे कब करेंगे? जब वो खुद से ही उस कार्य को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। अगर टीचर चाहते हैं कि बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग करे तो उसको किस टाइप का जो है चिंतन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसमें कौन सा वाला आना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अपसारी चिंतन आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर की जब आएगी तब मैं इसका आंसर आपको करेक्ट करके बता दूंगी कि 154 का कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 155 है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो प्रारंभिक जो स्टेज में बच्चे होते हैं उनको अगर लैंग्वेज सिखानी है तो क्या करना पड़ता है आपको? संबद्धीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन और ये सभी आपको करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदी के वर्ड जो है काफ़ी टफ हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में उनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार पूछ रहे हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है 157, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी यहाँ पर शिक्षण की विशेषता दी गई हैं, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित अब शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी कि अगर आपके बच्चों को रिजल्ट देखना है कि कैसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? पूर्ण क्रिया, अंतः क्रिया, उत्तर क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर क्रिया, यानी कि बच्चे जब काम कर लेंगे, कोई एक्टिविटी कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप उसको परिणाम देंगे, रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। कोई इफेक्टिव टीचिंग जो है वो किस पर डिपेंड करती है? शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर या फिर शिक्षक के व्यवहार पर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा शिक्षक के ज्ञान पर ही कोई ना कोई जो है टीचिंग इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कठोर दंड देकर प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए या फिर कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए, या फिर लास्ट है उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए
प्रेरित कर सके, अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास कर सके या फिर अपनी कक्षा का मनोरंजन कर सके। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर उसको अपनी टीचिंग स्किल में जो है सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो क्या करना है? छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, पूर्व शिक्षकों की आलोचना करनी चाहिए। तो अगर अपनी टीचिंग अच्छी करनी है तो अपनी ही गलतियों को सुधारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इससे पहले जब डीएलएड की तैयारी के वक्त टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे थे तब उनमें भी यही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ठीक है, मित्रवत व्यवहार आपको बच्चे के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? शिक्षण के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीनों ही शिक्षण के लेवल है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर, अभिभावकों पर, छात्रों पर या फिर समुदाय पर। तो फ्रेंड्स पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, तो इसमें शिक्षक के दृष्टिकोण और उत्साह उनके पास होना चाहिए, एटीट्यूड और एंथुसियाज्म होना चाहिए, तभी जाके बच्चे क्या करेंगे? रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ये आपका कथन गलत लिखा गया है क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया भी है, साथ में एक उत्पाद भी है। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा है कि सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता, जबकि सीखने के लिए क्या होता है? हमें एक गोल चाहिए होता है, गोल ओरिएंटेड हमारा लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला और दूसरा वाला सही हो गया। शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, सही है इसमें से। और आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। ये आपकी सीखने की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है शिक्षक के सामने? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे वक्ता हो तो आपको सुनने में सबसे अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग में। ठीक है, जब आप लोगों की बात सुनोगे तभी उसका कोई ना कोई यहाँ वहाँ पर समाधान निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, सभी इसके प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक पूछा है। ये पर्सनल रीज़न, पर्सनल फैक्टर पूछा है, तो पर्सनल में आ जाएगा यहाँ पर आत्म प्रत्यय, रुचि और अभिक्षमता। बाकी सभी ये जो हैं पर्सनल नहीं है, ये सभी दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका क्या अर्थ होता है? स्व अध्ययन करने यानी कि सेल्फ स्टडी करने के लिए करने में वो उसको अच्छा लग रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? वो कैसा बच्चा है? तो वो बच्चा कैसा है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि वो खुद ही मोटिवेटेड बच्चा है। अब है 173, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? गत्यात्मक शिक्षार्थी का मतलब होता है मोटर स्टूडेंट, जो कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्टिविटीज़ करवानी होगी, तो उसे गतिविधियाँ देने के लिए करने के लिए दिया जाना चाहिए। फिर है 174, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी का जो उद्देश्य होता है शारीरिक फिटनेस भी हो सकता है, टीम भावना भी हो सकता है, विद्यार्थियों में सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है, और उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है। 4 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट वाले में आपसे एग्जाम्पल भी पूछा है। किसे कहते हैं के बाद एग्जाम्पल पूछा है। तो जब भी एग्जाम्पल पूछा जाता है तो अगर बच्चा किसी भी क्वेश्चन का एग्जाम्पल सेट कर देता है तो इसका मतलब कि उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी। भावनात्मक कौशल मतलब कि इमोशनल स्किल्स। तो आप अगर नृत्य या फिर नाटक करेंगे, जब आप ड्रामा करते हैं तो आपको वहाँ पर इमोशंस जो हैं वो भी दिखाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है। विद्यालय में किस प्रकार का आकलन होता है। बाल केंद्रित होता है और गतिविधि पर आधारित होता है। ठीक है, जब भी बच्चों का रिजल्ट बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक तो बच्चा कैसा है पढ़ाई में वो देखते हैं, साथ में उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं तो वो भी सब देखते हैं। बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षण विधि तो प्रभावित करेगी, रुचि भी प्रभावित करेगी, तनाव, थकान, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 179, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता या कहानी का सृजन, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। अब किसी भी बच्चे के बिहेवियर को अगर आपको जांचना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अवलोकन उसका करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। अगर आपको क्या करना है, कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, व्यक्तिगत कार्य देकर, सामूहिक गतिविधियां कराकर। अगर आपको सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है तो आपको एक तो मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे आप, साथ ही सामूहिक गतिविधियां भी करवाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत कार्य यानी कि इंडिविजुअल टास्क किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो 1 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है 182, आपको कथन और उसका व्याख्या दी है। ठीक है, कथन है हमारे पास, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। बिल्कुल सही कथन है। विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये व्याख्या इस कथन की ही है तो ये भी सत्य होगी। तो कथन और व्याख्या दोनों ही सही है। नेक्स्ट है 183, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अगर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना है तो गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है। सृजनवाद से कौन सा विकल्प संबंधित है। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं होता अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। अधिगम को निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह एक शिक्षक केंद्रित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है। एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। तो आपका पहला ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, एक ऐसी इच्छा या फिर डिज़ायर जो कि क्या करती है, एक शक्ति देती है हमारे व्यवहार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि चिंतन करना, प्रत्यक्षण, अवधान या फिर समस्या का समाधान करना, ये सभी किससे संबंधित है। ये संबंधित है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से, क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस जहाँ पर होगी वहीं पर चिंतन और समस्या का समाधान जैसी चीज़ें निकल कर आती हैं। 187 में पूछा, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि वो क्या है। वो उच्च आत्म प्रत्यय है, आत्मसम्मान है, छवि है या पहचान है। तो अगर खुद को महत्व दे रहा है यानी कि खुद का उसका आत्मसम्मान है। यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो उसका तात्पर्य यह है कि इसके लिए उसके पास क्या है, उसके पास एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड जब होगा तभी वो उस कार्य को कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना बिल्कुल सही है। केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ्य योजना बनाना गलत है। विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किधर पर हैं? ऑप्शन डी पर। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के कौन कौन से घटक हैं? सही और गलत में अंतर करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, जब दूसरे लोग परेशानी में हो तो उनकी मदद करना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करा के, दृश्य सामग्री का उपयोग करके, पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करके, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा से अलग करके। तो आपको क्या करना है? समावेशी शिक्षा बनानी है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर बच्चे का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। अब अगला है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है। क्रिएटिव चाइल्ड की पहचान कैसे की जाती है? यदि वो किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है। सृजन करना मतलब कि खुद वो क्रिएट कर रहा है। यदि वह किसी कविता का पाठ करता है, यदि वह किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, यदि फिर वो चित्र बनाता है, तो आपका ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमें दिए गए हैं 2 कथन, बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। पहला है कि किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत से कारक होते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड हो गया, तनाव, थकान, वातावरण, है ना। अब है कथन 2, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी एज और हमारी मैच्योरिटी के साथ ही हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। तो कौन सा होगा? दोनों कथन सत्य हैं। अब आते हैं 194 पर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है? तो अगर कोई टोटल ब्लाइंडनेस आपके पास स्टूडेंट है, टोटल ब्लाइंड स्टूडेंट है, तो उसके पास आप लार्ज प्रिंट बुक तो नहीं ले जाओगे ना, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, श्यामपट्ट पर लिखना, ऑडियो टेप का प्रयोग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्याख्यान। तो आई थिंक सभी की ज़रूरत है आजकल तो, लेकिन फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी के समय पे अगर हम देखें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से किसे सृजनवादी कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? अगर आपकी क्लास कैसी है? सृजनवादी कक्षा कक्ष है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम आपका है, तो आपकी क्लास में क्या क्या होगा? प्रयोग होगा, शोध प्रोजेक्ट होंगे, कक्ष में चर्चाएं भी होंगी। तो उपरोक्त सभी ये सब चीज़ें होंगी। 197 में पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। अवलोकन में क्या करते हैं? पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। समस्या समाधान में प्रश्न उत्तर को कॉपी करना। सृजनवाद में शिक्षक केंद्रित। तो देखिए यहाँ पर अवलोकन का बिल्कुल सही लिखा है। अवलोकन कैसे करते हैं? अगर हम पशुओं का व्यवहार को नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि को करवाएंगे? संज्ञानात्मक विकास के लिए उसे ऐसी गतिविधियां हम देंगे जिनसे उसका जो है चिंतन कौशल विकसित हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 199, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? तो शिक्षक की भूमिका वर्तमान समय में समाज सेवी के प्रकार की है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? विशेष आवश्यकता वाला मतलब कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन, जो कि दिव्यांग भी हो सकते हैं, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, या फिर बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे? तो देखिए, उस पर एक तो हम अतिरिक्त ध्यान देंगे और साथ ही बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में हम करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों
सही है। तो फ्रेंड्स ये कर लिया हमने 20 मई 2023 के उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अब इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो रीजनिंग, मैथ और जीके पर आधारित होंगी, तो आप वहाँ से अपने आंसर की देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने भी यही आंसर जो है टिक करे होंगे। ऑल द बेस्ट। एंड बाकी जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है उनके आंसर की आपको ऑफिशियल आंसर की आने में पता चल जाएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।